तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रख दूं तो फिर डाइपोल पर क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। प्रॉब्लम समझ में आई? जैसे हेडिंग लिखाऊंगा मैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का गैप बराबर रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ज्यादा नजदीक होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा स्ट्रांग होता है और दूर दूर होती हैं तो वीक होता है। यही पढ़ते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास एक्सटर्नल, और सपोज इसकी डायरेक्शन ये है। अब मैंने क्या किया, एक डाइपोल को इसमें रख दिया। डाइपोल सपोज ये है, मान लेते हैं -2 और यहाँ पर मान लेते हैं +2। डाइपोल हमने इस एंगल पे रख दिया इस तरह से कि आप कह सकते हैं कि ये डाइपोल की जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लेफ्ट साइड में देखिएगा, इस पर चार्ज रखा गया है इस फील्ड में कहीं पर +2। पॉजिटिव चार्ज पर तो सेम उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के मामले में अगर -2 भी है तो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर F=Q × E लगेगा फोर्स। यही था एक्सप्रेशन। यस सर। तो सेम डाइपोल में भी समझिएगा, इस पर फोर्स जो लगा वो इधर को लगेगा, और ये फोर्स की मात्रा कितनी होगी, Q × ये इधर को लगेगा। क्लियर है? यस सर। ये Q पॉजिटिव है, E की डायरेक्शन में ही रहेगा फिर। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में सोचिए तो जो फोर्स लगेगा Q नेगेटिव है तो -Q × E, तो वो Q × -E हो जाएगा ना भाई। -Q × E को आप Q ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। तो E अगर राइट साइड को है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा ना, तो -Q × E, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज A पर है, पॉजिटिव चार्ज B पर है। तो जो A से B तक की दूरी है डाइपोल में, हम लोग उसको क्या ले रहे हैं अभी तक, 2 है। ठीक है। यस सर। अब बच्चों एक सिस्टम समझिए जिसमें इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगे। QE मैग्नीट्यूड में दोनों Q × E ही है, लेकिन इक्वल फोर्सेज हैं और अपोजिट डायरेक्शन है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं? हाँ सर। तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क जो होता है, अगर दो किसी सिस्टम पर हमने पढ़ा है कि इक्वल अपोजिट फोर्सेज लगे हों, तो F और ये भी F और ये दूरी R है, तो टाउ क्या था याद है? ऐसा था, बीच की दूरी इंटू टू फोर्स, ऐसा था ना टॉर्क। यस सर। तो यहां से हम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे कि, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो R है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फिर दोनों फोर्सेस से। अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? हम यहाँ से परपेंडिकुलर देखिएगा प्लीज, ऊपर B पॉइंट पर मैंने ऐसे मिलाया और A से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं इसको N मान लेते हैं। तो अब आप ये देखिएगा AN है, उससे एक फोर्स -QE लगा हुआ है, ये A ये N, वहां पर समझिए Q × E
और यहाँ पर Q इंटू ई इधर को ऐसा लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड में। तो यस सर। एन जो है परपेंडिकुलर है ना दोनों फोर्सेस से, तो लेकिन अब एन होगा कितना, आप ऐसे फिर बनाइए, ये बी था, ये एन था, ये ए है, और ये एंगल थीटा होगा, देखिए तो यस सर। भाई ये लाइंस पैरेलल है, ये एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा, और ये आपके पास ए से बी तक की दूरी जितनी है 2a, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अगर आप लेते हो साइन थीटा तो ये 2a साइन थीटा आ जाएगा, वो 2a क्रॉस थीटा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। तो मुझे an पता लग गया कितना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, आप उसमें साइन थीटा लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ सर। क्या मैं समझा पाया पूरा डायग्राम? तो इससे यस। ये an निकल जाएगा 2a साइन थीटा। जब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और Q इंटू ई फोर्स भी पता है, तो मैं टॉर्क आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। पूरा डेरिवेशन इतना ही है, बस बाकी तो इसको फैब्रिकेट करना है, लिखना है सजा के। तो रिपीट कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल को रख दीजिए, तो डाइपोल पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि डाइपोल को एज ए होल मत देखिए अभी, वो तो बाद में देखेंगे। अभी डाइपोल को दो डिफरेंट चार्जेस की तरह ट्रीट करिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेंगे। तो जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गए किसी सिस्टम पर, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो सिस्टम। टॉर्क के लिए मैंने मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल जो पढ़ते थे हम लोग वो बताया ये, लेकिन इसमें जब आर क्रॉस एफ पढ़ाया तो मैंने बताया आपको कि उसमें एफ और आर परपेंडिकुलर होने जरूरी है। यहाँ तो परपेंडिकुलर आर और एफ हो नहीं रहे अभी, तो हमने उसके लिए थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ए एन परपेंडिकुलर डाल दिया, और फिर आप देख रहे कि हाँ ये वैसा हो रहा है। तो अब आपके पास आर जो है वो ए एन है, और फोर्स तो Q इंटू ई है, तो टॉर्क निकाल लेंगे, फिर क्या बचा है इसमें। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। चलिए, तो फिर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम जो राइट साइड में है इसे बना लीजिए। ये जो लेफ्ट साइड का मैंने लाइन खींच दी, इसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट साइड वाला पोर्शन की ही जरूरत है। तो आराम से डायग्राम बनाइए, उसके बाद बातचीत करते हैं। थोड़ा जल्दी बनाइएगा। शुरू करें? यस सर।
तो हम लोग लिखते हैं इसको, let us consider a uniform electric field E. Uniform electric field E SO a dipole is kept in this field such that its axes make an angle theta with the direction of electric field. E कर देते हैं बस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बनाना। अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by plus Q equal to QE along the direction of E। ठीक है, सोचते भी रहिएगा कि सही है या नहीं। जो प्लस टू Yes, चार्ज उस पर कितना फोर्स लगा, Q इंटू E, और कहाँ को लगा। फिर दूसरी लाइन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय माइनस Q, वो भी फोर्स तो Q इंटू E है, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, in the direction of minus E. टू द डायरेक्शन ऑफ, हाँ तो ये अपोजिट लिख दिया, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ। तो फिर अब इक्वल और अपोजिट फोर्स से ले रहे हैं तो टॉर्क लगेगा, ये कहानी लिखी है। सिंस डाइपोल is experiencing equal and opposite forces, so इससे क्या होगा, जब डाइपोल इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, so a torque tau will come into existence। तो ये टॉर्क आपको महसूस होगा, ये कितना होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर यहां पर क्या होगा, ए एन क्रॉस क्यू ई, ऐसा लिख सकता हूं। Yes, sir. तो क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, ए एन कितना है बच्चों, The 2A sin theta. इंटू क्यू ई, इसमें 2 ए पर है वेक्टर, और 2A क्यू, 2A इंटू क्यू, यही था ना पी, डाइपोल मोमेंट। Yes, sir. ये साइड में लिखने की चीज है फिर, क्योंकि कई बार हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा,
अब जब आपने क्रॉस ये लिख दिया है तो इनटू साइन कर दीजिए। अभी चलिए ठीक है, तो पीई साइन थीटा इनटू मल्टीप्लाई करने जैसा हो गया टाउ। टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ना, सीधे सीधे तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसा ही समझिए। तो मैं न्यूमेरिकली लिख दे रहा हूँ, बोले पी हो गया 2a3, तो पी साइन थीटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और दो वेक्टर अगर आपके पास इस तरह से हो, ए बी साइन थीटा हो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी क्रॉस ई, तभी तो पी साइन थीटा आया होगा उसी से। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए, अगर वेक्टर फॉर्म है तो पी क्रॉस ई, अगर न्यूमेरिकली लेना चाह रहे हैं तो पी क्रॉस ई की वैल्यू पी साइन थीटा ही तो आएगी। यस सर। हाँ, पी क्या है ध्यान से देखिए, वो डाइपोल जहां को जा रहा था, डाइपोल ये था, तो ये पी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को था, ये ई हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो टॉर्क पी क्रॉस ई, क्लियर है इतना? तो ये, यस सर। हाँ, ये कितना लगेगा, ये आ गया। इसमें एक चीज नोट करिए, डेरिवेशन तो 4 लाइन का भी नहीं हुआ, बहुत छोटा है। अब आप खुद बताइए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 7। अच्छा, तो उन पॉइंट्स को लिखते हैं। पहला, व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 साइन थीटा इज मैक्सिमम। अच्छा बच्चों, साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा या नहीं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में गौर करिए, डबल टिक कर रहा हूं जिसमें। इट मीन्स टाउ विल बी मैक्सिमम। तो टाउ मैक्स आएगा कितना, ओनली पी। बी। और ये कब होगा, जब थीटा 90 सोच लीजिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल को रखूंगा तो उसको मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उसको, यही मतलब हुआ। यस सर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, अगर थीटा में 0 रख लूं तो सर टॉर्क 0। साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो टाउ भी 0 हो जाएगा। तो टाउ मिनिमम कितना होगा, 0। तो साइन थीटा 0 का मतलब समझिए ना, खुद ही सोचिए, थीटा घटाते जाइए घटाते जाइए। तो अगर डाइपोल ये है, ये -2 और ये +2, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रख देंगे डाइपोल को, तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। दैट इज नो टॉर्क will act when जब P जो डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही हुई डाइपोल की, तो अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो फिर उस समय कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। तीसरा, अगर मैं थीटा 180 रख दूं, मतलब पाई, तो भी साइन थीटा 0 होता है, तो टॉर्क यहां भी 0 होगा। मतलब ये ऐसा, -2 इस साइड, +2 इस साइड, यही मतलब हुआ। हाँ सर।
that is if P is anti-parallel to E, parallel है opposite direction, then torque equal to 0. आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब क्यों पढ़ाए जा रहे हो, ये दोनों बातें एक ही तो हैं. थीटा 0 हो 180 हो वो तो हम जानते ही हैं. बच्चों आप मुझे बता सकते हैं केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? मुझे ये समझाना है एक्चुअली. तो केस नंबर 2 और 3 में एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा अनस्टेबल होगा. कौन सा होगा? सर 2 स्टेबल होगा. अच्छा, वजह? सर क्योंकि अगर वो डाइपोल मूव करेगा थोड़ा भी तो वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, पर अगर केस नंबर 3 में डाइपोल मूव करेगा तो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा. अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं. किसी बच्चे ने अगर ये लेक्चर देखा उसको भी समझ में आएगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप इक्विलिब्रियम से अगर हटें भी तो वापस वहीं पहुंच जाए. और अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम से हटे तो वापस वहां ना आ पाए. तो हम मैकेनिक्स में इस तरह के एग्जाम्पल देते थे कि बड़ी कड़ाही में छोटी सी बॉल रख दो और हल्का सा डिस्टर्ब करें थोड़ा सा, तो बॉल इधर उधर हल्का मूव करेगी और बाद में फाइनली वापस यहीं आ जाएगी. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था कि आपको हटाने के बाद ये वापस यहीं आ रहे. लेकिन अगर कढ़ाई ऐसी है और बॉल यहाँ रखी है टॉप पे, तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन जो ही आपने डिस्टर्ब किया ये यहाँ से हटेगी और वापस यहाँ नहीं आएगी, इससे दूर ही जाएगी. मैकेनिक्स में हमने बात को ऐसे समझा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ऐसा बताया था. यस बच्चों सर. पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ भी आएगा और उस समय हम इस बात को एक बार बाद में दोबारा स्टडी करेंगे. लेकिन अगर आपके दिमाग में ये लॉजिक क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो आपकी बात सही है डॉक्टर जी. कैसे? देखो बच्चों, मैं पहले लिखाने से पहले समझाना पसंद करूंगा. मेरे पास ये -2 है, ये +2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है. ठीक हो गया. मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, ऐसे कर दिया. देखो फिर सोचो, तो ये वाला फोर्स कहाँ को धक्का देगा इसको? ये इस डायरेक्शन के सेंस हो रहा है और ये इधर को ही आएगा. भाई ऐसे ही तो चलेगा, आप ऐसे समझ लो. तो फाइनली ये फिर वहीं पहुंच जाएगा. अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं, ये -2 और ये +2, अब फिर समझिएगा इस पर फोर्स इधर को लगेगा, इस पर फोर्स सॉरी इधर को लगेगा और इस पर फोर्स इधर ही लगेगा ना. तो ये फिर हर हालत में थोड़ी देर में सीधा हो जाएगा. तो आप गौर करिए कि डाइपोल को अगर आप थोड़ा सा भी, सॉरी ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रहेगा, आप डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें, इधर को करें या इधर को करें, ऊपर नीचे, ये -2 +2 ऐसे ही है. तो प्लीज आप गौर करिए कि फोर्स से लगेंगे कहां. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और उसके अपोजिट ही लगेंगे फोर्स. तो लेकिन ये फोर्स आपको नहीं लगता कि इसको सीधा कर देंगे? सोचिए तो. होगा ना. तो हम ये लिखेंगे कि इन द सिचुएशन ऑफ केस नंबर 2 द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए. इन द सिचुएशन ऑफ केस 2 द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. अब नेक्स्ट करते हैं. देखिए प्लीज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और ये माइनस इधर है और प्लस इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में रखा है. ये वाली सिचुएशन है. अब आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, माइनस मान लेते हैं, मैं इधर पहुंचा दिया, प्लस इधर.
ये इधर को, ये इधर को नहीं, इस पर फोर्स इधर लगेगा और उस पर इधर लगेगा। और अब आप सिचुएशन समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्या होने जा रहा है, ये पूरा घूम जाएगा और फाइनली ये वहीं आ जाएगा जहां आपकी बात हुई थी, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्या हुआ, कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। तो अगर थीटा 180 है, देखिए अपनी टॉर्क दोनों में 0 है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात ये थी कि आपने स्टेबल और अनस्टेबल। तो केस नंबर 3 जो है ऐसे ही लिख लो खुद ही अब कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। तो उम्मीद है इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैक्सिमम कब लगता है फोर्स, मिनिमम कब लगता है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट इसमें और जोड़ देता हूं कि आप गौर करिए, ये वो केस है जिसमें नेट फोर्स 0 है क्योंकि फोर्स इक्वल अपोजिट हो रहा है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। मैंने मैकेनिक्स में ये सिचुएशन आपको बताई है। भाई 8 पे प्लस QE लगेगा, 8 पे माइनस QE फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल अपोजिट है ना, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। ये केस भी बता, दिस इज द सिचुएशन where F net is 0 yet tau net is non-zero in general। ये सिचुएशन हो रही है ना बच्चों? हाँ सर। ठीक। अगर कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा टॉर्क, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक तरफ फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ वीक है, तो फिर एक तरफ का फोर्स ज्यादा और एक तरफ का कम हो जाएगा या नहीं? तो फिर नेट फोर्स भी आएगा या नहीं कुछ? हेलो, हाँ सर। इफ वी यूज नॉन यूनिफॉर्म, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एफ नेट जो होगा वो भी 0 नहीं होगा और टाउ नेट भी 0 नहीं होगा, दोनों ही नॉन 0 होंगे। फिर इन जनरल ये सिचुएशन रहेगी। ठीक है, पूरा क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो ये पूरा कंसेप्ट मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, मैं लगभग करा चुका हूं। डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको जो बताया वो एज ए डाइपोल छोड़िए, आप अलग अलग चार्ज की तरफ देखिए और आप देखेंगे कि नेट फोर्स तो 0 हो रहा है क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन नेट टॉर्क नॉन 0 है, तो टॉर्क को निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क हमने कैलकुलेट किया तो 2-4 लाइनों में ही आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी उसके बाद हमने जो ट्रेसेस बातचीत की, तो टाउ थीटा 0 और थीटा 180 वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। थीटा 90 पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, धक्का लगेगा और आप 90 खींचोगे भी तो वापस आ जाएगा इधर को। और तीसरा महत्वपूर्ण था स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये समझना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दें, जब इतना हो ही गया तो क्वेश्चन लिखिए। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट P लिख देते हैं सीधे,
फिर इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 cm। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, cm मतलब कूलाम मीटर होता है ना यूनिट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप mc मत लिख दीजिएगा, ये मिली कूलाम पढ़ देगा कोई, इसको फिर अनर्थ हो जाएगा। cm में तो सभी कूलाम मीटर पढ़ेंगे, लेकिन m फॉर मिली, म्यू फॉर माइक्रो, समझ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो इसको mc मत लिख देना कहीं पर। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 12th में टीचर आते हैं वाइवा लेने आपका और वो पूछते हैं क्या हम इसको ये लिखते हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ यूनिट में क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मली हम आगे पीछे लिख देते हैं, यूनिट चलता है। नहीं, यहाँ पर मत लीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है, तो cm ही रहने दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज अलाइन at 30 degree with the direction of uniform electric field, uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power +4 है न्यूटन पर कूलम। Find the magnitude of torque, magnitude of torque। क्या करें? P दे रखा है numerically 4 into 10 to the power minus थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और E दे रखा है 5 into 10 to the power 4। तो नो मैग्नीट्यूड वाइज टाउ क्या हुआ भाई? सर P into 4 into 10 to the power -9, E 5 into 10 to the power 4 sin 30 1/2। तो 5 into 4 20 और sin 30 1/2 10, मतलब वो भी 1 10 to the power 5 10 to the power -9 10 to the power -4। टॉर्क हुआ न्यूटन मीटर। R क्रॉस F हुआ ना, R मीटर F न्यूटन, तो टाउ इतना आ जाएगा, न्यूमेरिकली इतना टॉर्क लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? यस सर। चलिए हम 5:35 45 पे जुड़ते हैं दोबारा, इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। थैंक यू।